हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स भंडार। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th में अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है जो कि कोलर ने दी हुई है। अ मोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन एन अकाउंटेंट बाय कस्टम लॉ एंड प्रोफेशनल बॉडी। कोई भी मोड ऑफ कंडक्ट जो कि इम्पोज होता है, लगाया जाता है एक अकाउंटेंट पे, चाहे वो बाय कस्टम हो, बाय लॉ हो या बाय प्रोफेशनल बॉडी। इसका इंट्रो देख लेते हैं क्या है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में। To maintain uniformity in recording transactions and preparing financial statement, accountant should follow generally accepted accounting principles. मेंटेन रखने के लिए यूनिफॉर्मिटी रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन जो होते हैं हमारे, और जब हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मेंटेन रखने के लिए यूनिफॉर्मिटी अकाउंटेंट जो है कुछ जनरल प्रिंसिपल जो है फॉलो करते हैं इसमें। अब वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द रूल्स ऑफ एक्शन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है रूल ऑफ एक्शन है या कुछ कंडक्ट रूल जो कंडक्ट होते हैं, अडोप्ट होते हैं बाय अकाउंटेंट, जिन्हें अडोप्ट करते हैं, यूनिवर्सली अडोप्ट होते हैं वाइल रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो रूल्स और रेगुलेशन है जो कि यूनिवर्सली अकाउंटेंट्स अडोप्ट करते हैं जब हम रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करते हैं। इसमें है GAAP। गैप क्या होता है? गैप रेफर्स टू द रूल्स या गाइडलाइंस अडोप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करते टाइम जो हम रूल्स या गाइडलाइंस अडोप्ट करते हैं, ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी लाने में, ताकि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए और प्रेजेंटेशन हो जाए, उसको हम गैप बोलते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर्स क्या हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है मैन मेड हैं ये। सेकंड है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर में, हम इन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और थर्ड है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है जनरली एक्सेप्टेड है, सब इसे इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं। नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं उनकी क्या नेसेसिटी है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है मीनिंगफुल है और यूज़फुल है यूज़र्स के लिए। यदि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हों फॉलोइंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो इजीली समझी जा सकती है। अब इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं अकाउंटिंग के। फर्स्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये हमारे इसमें 13 हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। फर्स्ट से शुरू करते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट एज्यूम करता है कि बिजनेस जो है उसकी डिस्टिंक्ट, सबसे अलग और सेपरेट एंटिटी होती है उसके ओनर से। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होते हैं ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो हमारे ये कॉन्सेप्ट है। इस फॉर एग्जांपल, यदि कोई ओनर जो है वो 1,00,000 रुपये लाया कैपिटल इन बिजनेस में, तो वो ट्रीट करेगा लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टू ओनर। उसी तरीके से यदि ओनर ने जो है विड्रॉ करे 5,000 रुपये बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो ट्रीट होगा एज अ रिडक्शन ऑफ ओनर की कैपिटल से, और कॉन्स्टिट्यूएंटली जो रिडक्शन होगा लायबिलिटी में वो टुवर्ड्स ओनर होगा। सेकेंड है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हैं वो कि जो कि एक्सप्रेस किए गए हैं मनी टर्म्स में, वो रिकॉर्डेड होते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो नॉन मॉनेटरी टर्म्स होती हैं, मीन्स जो नॉन मॉनेटरी होते हैं, जो मनी की फॉर्म में नहीं होती, जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। लाइक जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, कैपेबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ये सब। अनदर एस्पेक्ट, अगला एस्पेक्ट ये है कि इज़ द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन आर टू बी केप्ट। जो रिकॉर्ड हैं ट्रांजैक्शन के वो रखे जाने चाहिए, नॉट इन फिजिकल यूनिट में नहीं बल्कि मॉनेटरी यूनिट में। फॉर एग्जांपल, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी 2 बिल्डिंग, 15 कंप्यूटर, 20 ऑफिस टेबल्स, और ये सब रिकॉर्डेड नहीं है क्योंकि ये फिजिकल यूनिट है ना कि मॉनेटरी यूनिट, तो हमारी जो है मॉनेटरी यूनिट होनी चाहिए। लिमिटेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इस मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की ये लिमिटेशन है कि इज़ द वैल्यू ऑफ रुपी डज नॉट रिमेन सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसमें जो वैल्यू है रुपए की
पैसे की, मनी की, वो सेम नहीं रहती, कुछ टाइम पीरियड के बाद वो ही नहीं रहती। जैसे चेंज होता है, वैल्यू ऑफ मनी में इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स, डज नॉट रिफ्लेक्ट, फेयर व्यू नहीं पड़ता, इस पर अच्छा व्यू नहीं पड़ता बिजनेस अफेयर्स में। थर्ड है इसमें ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट ये एज्यूम करता है कि बिजनेस जो है कंटिन्यू कैरी होता रहे, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंडेफिनेटली जो है लंबे समय तक चलती रहें और वो लिक्विडेटेड ना हो, फ्यूचर में वो लिक्विडेटेड ना हो, वो प्रोवाइड करे बहुत ही बेसिस फॉर शो करने के लिए जो वैल्यू है एसिड्स की बैलेंस शीट में। जो एसिड है वो डिफ़ाइन करता है बंडल ऑफ सर्विसेज। फॉर एग्जांपल एक मशीन है, वो ख़रीदी हमने 2 लाख रुपए की और उसकी एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ जो है हमने उसने 10 साल कहा, तो जो कॉस्ट है मशीन की वो स्प्रेड हो जाएगी सूटेबल अगले 10 साल के लिए, कि उसमें वो एसरटेन करता है प्रॉफिट या लॉस हर साल में। तो जो टोटल कॉस्ट है मशीन की वो ट्रीटेड नहीं होगी एज अ एक्सपेंस ऑफ इन द ईयर, उस साल में। अगला है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग पीरियड रेफर्स टू स्पैन ऑफ लाइफ एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग पीरियड वो स्पैम ऑफ लाइफ होता है, वो टाइम पीरियड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंड का, जब वो प्रिपेयर होते हैं ये जानने के लिए कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, क्या हमारे बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। वो टाइम पीरियड जो है हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है। जो इन्फॉर्मेशन जो है उसमें बहुत ज़रूरी होती है, जो कि अलग अलग यूज़र्स के द्वारा दी जाती है हमें डिफरेंट इंटरवल पे, ताकि हम डिसीज़न ले सकें। एग्जाम्पल है इसका, जो बैंकर्स हैं उनको ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन की पीरियडिकली, क्योंकि वो चाहते हैं सेफ्टी चाहते हैं और रिटर्न ऑन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसके बदले रिटर्न चाहते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट जो है उसको रिक्वायर होती है इन्फॉर्मेशन की रेगुलर इंटरवल पे असेस करने के लिए परफॉर्मेंस और फंड को रिक्वायरमेंट। तो ये प्रिपेयर होते हैं रेगुलर इंटरवल पे। नॉर्मली पीरियड होता है इसका 1 साल का। तो ये जो इंटरवल ऑफ टाइम होता है इसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। फिफ्थ है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉस्ट इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो सारे एसिड्स हैं वो रिकॉर्ड होते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द परचेज प्राइस पे, जिसमें इंक्लूड होता है हमारा परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन। इसका एग्जांपल दिया है, यदि कोई एसिड है हमने परचेज़ किया 1 लाख रुपए में और 10,000 उसकी इंस्टॉलेशन पे खर्च कर दिए, तो जो एसिड रिकॉर्ड होगा वो 1,10,000 का होगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हिस्टोरिकल है नेचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि कोई मशीनरी हमने 75,000 की खरीदी और उसका परचेज या एक्विजिशन प्राइस जो है वो सेम रहा हर साल, तो उसकी मार्केट वैल्यू में जो है चेंज आ जाएगा। तो मेन लिमिटेशन ये है, मेन डिसएडवांटेज ये है इस कॉन्सेप्ट की, ये जो है शो नहीं करता उसकी ट्रू वैल्यू। ये जो है उसमें जो प्रॉफिट्स हैं उनको हाइड करके रखता है। अगला है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट जो है प्रोवाइड करवाता है बेसिस फॉर रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शन अकाउंट की बुक में। ये स्टेट करता है कि हर ट्रांजैक्शन एंटर हो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 2 एस्पेक्ट से। फॉर एग्जांपल मैन जो है स्टार्ट कर रहा है बिजनेस विद कैश 50,000 रुपये से। इस ट्रांजैक्शन एसिड में इंक्रीज़ कर दी और लायबिलिटी भी बढ़ा दी इसमें। तो जो प्रिंसिपल है उसको हम ड्युअलिटी प्रिंसिपल बोलेंगे। ये प्रिंसिपल जो है मेनली 2 चीज़ों पे होता है, जैसे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। तो ये इक्वेशन ये स्टेट करते हैं कि जो एसेट हैं बिजनेस के वे इक्वल होते, हमेशा इक्वल होते हैं, जितना क्लेम होता है ओनर का और आउटसाइडर का उसके इक्वल होती है। 7th है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसको हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इस प्रिंसिपल रेवेन्यू के इसके अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल रेवेन्यू है वो कंसीडर होता है जब ट्रांजैक्शन हमारा एंटर होता है, जब हम ट्रांजैक्शन को एंटर करते हैं और ऑब्लिगेशन करते हैं रिसीव करने के लिए जो अमाउंट हमारी इस्टेब्लिश हुई है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं जब हम रिसीव करते हैं या राइट टू रिसीव रेवेन्यू होता है उसको हम रेवेन्यू इज़ रियलाइज्ड बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेल्स हुई हमारी मार्च 2010 में, रिसीव हुई अमाउंट अप्रैल 2010 में, तो जो रेवेन्यू थी इस साल की शुड बी रिकॉग्नाइज इन फरवरी मंथ में, यहाँ पे गुड सोल्ड हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कमीशन था मार्च में वो रिसीव हुआ अप्रैल में और प्रॉफिट लिया गया उसका मार्च में।
तो उसी तरीके से जो रेंट है अप्रैल का वो 2010 का रिसीव हो गया एडवांस में, मीन्स हमने वो मार्च में ही एडवांस में रिसीव कर लिया, तो वो जो है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है उसका मार्च में ही बनेगा। उसके बाद है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट? ये बताता है कि जो एक्सपेंस है ना, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में वो मैच करता है रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड, उस पीरियड की रेवेन्यू से मैच करता है। ये फॉलो करता है उस रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को जो हमने अर्न किए हैं। ये रेवेन्यू जो है बिलोंग करने चाहिए सेम अकाउंटिंग पीरियड से। फॉर एग्जांपल सैलरी है मार्च 2010 की, वो पे की गई अप्रैल में, तो 2010 जो है रिकॉर्ड, उसमें रिकॉर्ड हुआ प्रॉफिट और फाइनेंशियल लॉस अकाउंटिंग जो है वो मार्च हमारी 2010 हुई, तो उस साल में वो रियलाइज़ नहीं हुआ। इसी तरीके से हमें जो रिकॉर्ड होएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ना कि गुड्स परचेज का, तो कॉस्ट जो है अनसोल्ड गुड की वो डिडक्ट हो जाएगी गुड्स जितने परचेज हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं। अगला हमारा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या होता है? लीगल रिक्वायरमेंट के अलावा गुड्स अकाउंटिंग जो है प्रैक्टिस करता है, उसमें सारे मटेरियल और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल इसमें डिस्क्लोज कर देते हैं इनको। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बेसिक साधन है कम्युनिकेशन का। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है उसके यूज़र्स के लिए लेता है बहुत यूज़फुल डिसीजन। ये कॉन्सेप्ट स्टेट करता है कि जो सारे मटेरियल और रेलिवेंट फैक्ट हैं और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कंपनी एक्ट है 1956, वो प्रोवाइड करवाता है एक फॉर्मेट ताकि हम बना सकें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जो कि हमें कंपलसरी उसकी ज़रूरत होती है प्रिपेयर करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो डिस्क्लोज़र है मटेरियल इन्फॉर्मेशन का वो अच्छे से हम समझ पाते हैं। फॉर एग्जांपल जो रीज़न है फॉर लो टर्नओवर का वो डिस्क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमारा अगला है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं फॉलो होनी चाहिए बाय एंटरप्राइज के द्वारा, वो जो है यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट होनी चाहिए पीरियड के ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल यदि कोई एंटरप्राइज है वो अडोप्ट करता है स्ट्रेट लाइन मेथड चार्ज करने के लिए, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करता है और वो हर साल फॉलो कर रहा है, तो हम अडोप्ट करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड अगली साल में, ताकि चार्ज करने के लिए डेप्रिसिएशन जिससे हम उसको कंपेरेबल कर सकें, क्योंकि वो उसमें कंपेरेबल नहीं होगी। तो जो कंसिस्टेंसी एलिमिनेट करती है कि पर्सनल बियास पे हेल्प करता है अचीव करने में रिजल्ट जो कि कंपेरेबल हो। तो जो कंसिस्टेंसी है वो डज़ नॉट प्रोहिबिट, वो जो है प्रोहिबिट नहीं करती है जो चेंज है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में। तो ज़रूरी चेंजेस जो हैं उसमें हमें अडॉप्ट करने पड़ते हैं। उसके बाद है हमारा कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट या बोल देंगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जो है कंसिडरेशन में लाता है सारे प्रोस्पेक्टिव लॉसेस को, लेकिन प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट को नहीं लाता, ये सिर्फ लॉसेस को ही लाता है। इसका मतलब जो है प्रॉफिट जो है रिकॉर्ड नहीं होते जब तक रियलाइज़ ना हो, लेकिन लॉस जो हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जो वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की एट कॉस्ट या मार्केट वैल्यू पे जो भी कम हो वो क्रिएट कर देती है PFDD मीन्स प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो ये कॉन्सेप्ट हमें सुनिश्चित करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रोवाइड करवाता है एंटरप्राइज की रियल पिक्चर। अगला है हमारा मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। क्या होता है? ये कॉन्सेप्ट बताता है कि जो अकाउंटिंग है वो फोकस करना चाहिए उसे सिर्फ मटेरियल फैक्ट पे। जब आइटम जो है मटेरियल हो या डिपेंड ना हो नेचर पे, उसमें अमाउंट इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल अमाउंट जो है स्पेंड हुई हमारी बिल्डिंग की रिपेयर पे 4 लाख मटेरियल एंटरप्राइज, और जो सेल्स टर्नओवर है उसमें वो 1.5 लाख का है, लेकिन जो मटेरियल है एंटरप्राइज के उसका टर्नओवर 25 लाख का है। तो जो क्लोज़र है एक प्लांट मटेरियल का, लेकिन स्टॉक जो है इरेज़र और पेंसिल का वो शो नहीं हुआ एसेट साइड में, तो वो ट्रीट होगा एक्सपेंस उस पीरियड में। जब कंज्यूम होगा या नहीं होगा तो उसमें अमाउंट जो जिसकी भी कम होगी वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। अगला है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जो अकाउंटिंग है वो फ्री होनी चाहिए पर्सनल बेस पे।
ये पॉसिबल है सिर्फ तभी जब हर ट्रांजैक्शन जो है सपोर्ट होता है वेरीफेबल डॉक्यूमेंट से। फॉर एग्जांपल जो परचेज़ की हमने एक मशीनरी 30,000 की, उसमें सपोर्ट हुआ उसे बाय वाउचर और रिकॉर्ड हुआ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। उसी तरीके से जो अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे कैश मेमो हो गया, इनवॉइसेस, रेसिप्ट, ये प्रोवाइड करवाते हैं हमें बेसिक अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। इसके बाद है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। दो हैं ये हमारे, एक होता है कैश बेसिस, एक है एक्यूरल बेसिस। कैश बेसिस क्या है, इसके अंडर में अंडर दिस एंट्री इसमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो बनती आर मेड व्हेन कैश आईडी इज रिसीव्ड और पेड एंड नोट व्हेन द रेसिप्ट या पेमेंट बिकम्स ड्यू। इसके अंदर क्या होता है, इस एंटरप्राइज के अंदर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में बनती हैं जब कैश आईडी हम रिसीव करते हैं या पे करते हैं, या जब रेसिप्ट या पेमेंट हमारी ड्यू रह जाती है। फॉर एग्जांपल यदि जो हमारी सैलरी है 7,000 है जनवरी की 2010 में, वो पेड हुई हमें फरवरी 2010 में, तो वो रिकॉर्ड होएगी इन द बुक्स ऑफ ओनली इन फरवरी में, जनवरी में नहीं होगी, सिर्फ फरवरी में रिकॉर्ड होगी। ये हमारा होगा कैश बेसिस। सेकेंड है हमारा एक्यूरल बेसिस। क्या होता है एक्यूरल बेसिस हमारा होता है, इसके अंदर में क्या होता है, रेवेन्यू और कॉस्ट जो है वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं इन द पीरियड इन विच दे अकर रेदर देन वे आर पेड। इसके अंदर जो रेवेन्यू और कॉस्ट है उनकी रिकॉग्नाइज होती है जब वो होते हैं, ये नहीं कि जब हम पे कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले वाले में वो रिकॉर्ड किया था जब हमने पे किया था, लेकिन इसमें हम वो करते हैं जब वो होता है, ना कि जब हम उसे पे करते हैं। इसका मतलब इट रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज टेकन बुक्स व्हेन दे आर अर्नड। इसका मतलब जो वो एक्चुअली अर्न करने होते हैं उस वाले को वो रिकॉर्ड करता है, ना कि उसको जब हमने उसे पे किया है। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट बेसिस है फॉर कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एज एक्सपेंसेस, जो कि मैच होते हैं अगेंस्ट रेवेन्यू जो हमने कमाया है। फॉर एग्जांपल जो रॉ मटेरियल है हमारा कंज्यूम हुआ और मैच हो गया अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुए अकाउंटिंग पीरियड में। उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब है AS। क्या होता है, a mode of conduct imposed on an accountant by custom law and a professional body। ये ऊपर मैंने बता दी थी, कॉलर ने ये डेफिनेशन दी थी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एक मोड है, मोड ऑफ कंडक्ट है जो कि इम्पोज करता है अकाउंटेंट पे कस्टम लॉ या प्रोफेशनल बॉडी के थ्रू। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर कैसा होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है गाइडलाइंस होती हैं जो प्रोवाइड करवाती हैं फ्रेमवर्क क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड है अकॉर्डिंग टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंज होने के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है चेंज होते रहते हैं और रिवाइज होते हैं टाइम टू टाइम। थर्ड है ये लाते हैं यूनिफॉर्मिटी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में और इंश्योर करते हैं कि जो कंसिस्टेंसी और कंपैरेबिलिटी है वो मेन ऑब्जेक्टिव हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। फोर्थ है हमारा जब हम अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है हमारी अवेलेबल होती है तो एंटरप्राइज जो है फ्री होता है उसे अडॉप्ट करने के लिए, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इसमें हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो अमेंडेटरी होते हैं नेचर में। इसके बाद है हमारा यूटिलिटी क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। ये प्रोवाइड करवाते हैं हमें नॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। ये हमें नॉर्म्स प्रोवाइड कराते हैं जिसके बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा प्रिपेयर हो रहा है। सेकंड है ये क्रिएट करते हैं कॉन्फिडेंस यूज़र्स में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जो रिलायबल होती है। हेल्प थर्ड पॉइंट में क्या है, हेल्प करते हैं अकाउंटेंट्स की फॉलो करने में अकाउंटिंग प्रिंसिपल को और ऑडिटर्स को ऑडिटिंग में हेल्प करते हैं। फोर्थ है ये इंश्योर करते हैं सुनिश्चित करते हैं कि जो यूनिफॉर्मिटी रहे प्रिपरेशन एवं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करें और प्रिपेयर करें तो उनके बीच में यूनिफॉर्मिटी रहे। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा IFRS मीन्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या है मेंटेन रखने के लिए यूनिफॉर्मिटी और यूज़ करने के लिए सेम या सिंगल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS डेवलप हुआ था बाय IASB। IASB स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ऑब्जेक्टिव क्या हैं हम IASB के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के क्या ऑब्जेक्टिव हैं। ये डेवलप हुआ था
सिंगल सेट करने के लिए हाई क्वालिटी ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, ताकि जो यूज़र्स हैं उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके जिससे वो अच्छे डिसीजन ले सकें और सारी इन्फॉर्मेशन जो है कंपेरेबल हो सके ग्लोबली। सेकंड है प्रमोट कर सकें ताकि बढ़ावा दे सकें हाई क्वालिटी के स्टैंडर्ड को यूज़ करने के लिए। थर्ड है फुलफिल कर सकें अपनी स्पेशल नीड्स को स्मॉल मीडियम साइज़ पे, अपने ऊपर जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको ध्यान में रखें। फिर है मीनिंग क्या है IFRS का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है। IFRS एक प्रिंसिपल है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। IFRS एक सिंगल सेट है हाई क्वालिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो डेवलप हुआ था IASB के द्वारा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा, जो रिकमेंड करता है कि यूज़ किया जाए एंटरप्राइज के द्वारा ग्लोबली और प्रोड्यूस करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब IFRS के बेनिफिट्स क्या हैं। ये जो है ग्लोबली कंपैरिजन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरी कंपनी से जो पॉसिबल हो सकती हैं। सेकंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर होता है यूज़ करके IFRS को, ताकि हम और अच्छे से समझ सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारे प्रिपेयर किए गए हैं कंट्री के द्वारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, स्पेशल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ करके, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छे से अपना इन्वेस्ट करने के बारे में सही डिसीजन ले सकें। थर्ड है जो इंडस्ट्री है वो रेज़ करती है, इन्वेस्ट करती है अपने फ़ंड को समझ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो हमें IFRS देता है। फोर्थ है जो अकाउंटेंट्स और ऑडिटर्स होते हैं वो इस पोजीशन में होते हैं कि वो रेंडर कर सकें अपनी सर्विस अपनी कंट्रीज़ में अडॉप्ट करके IFRS। फिफ्थ है इम्प्लीमेशन से IFRS बाय इम्प्लीमेशन ऑफ IFRS अकाउंटेंट्स, जो IFRS के अकाउंटेंट और ऑडिटर्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट करके सेव करते हैं टाइम और मनी। सिक्स्थ है हमारा कि जो फर्म है यूज़ करते हैं IFRS ताकि अच्छे से प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कर सकें, और ये हेल्प करते हैं मैनेजमेंट की एग्जीक्यूट करने में प्लान ग्लोबली लेवल पे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं ये, और आप इनको कर लेना। और चैप्टर में अगर कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।